बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ व्यूज के साथ मैं हूं डॉक्टर रोशनी हमीद खान। नाजरीन, पूरी दुनिया में अगस्त का महीना गैस्ट्रोपैरेसिस के अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जाता है। ये दरअसल एक ऐसी मैदे की बीमारी है जिसमें इंसान खुराक कम खाता है और उसको ऐसा लगता है कि कम खाने के बावजूद वो उसका मैदा जो है वो फुली फिल्ड हो गया है। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ माहिर अमराज़ी मैदा और जिगर मौजूद है डॉक्टर तैयब सैयद अख्तर, जो कि शिफा फॉर यू के CEO भी है। आइए उनसे आज इस बारे में बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये गैस्ट्रोपैरेसिस की बीमारी है क्या? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज सिलेक्ट किया डिस्कशन के लिए, जबकि हम पूरी दुनिया गैस्ट्रोपैरेसिस अवेयरनेस का मंथ मना रही है, सेलिब्रेट कर रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आगाही नहीं है। गैस्ट्रोपैरेसिस इस लफ्ज़ पे अगर हम गौर करें तो गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक यानी कि मैदा, और पैरेसिस का मतलब है सुस्त रवि का शिकार होना। तो हमारे मैदे का असल काम क्या है कि इसने चीज़ों को डाइजेस्ट करना है, हज़म करना है, ग्राइंड करना है। जो खुराक हमने मैदे तक पहुंचानी है इसने उसको छोटे छोटे ज़रात में कन्वर्ट करना है और फिर उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करके छोटी आंत तक ट्रांसफ़र करना है। तो गैस्ट्रोपैरेसिस के मरीज़ ये सारे काम ठीक तरह से नहीं कर पाते। उनका मैदा इतना सुस्त हो जाता है कि बहुत देर तक फूड मैदे में ही पड़ा रहता है और आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, जबकि टेक्निकली आगे कोई फिज़िकल रुकावट नहीं होती। तो ऐसे सूरत हाल में पेशेंट्स के लिए हम गैस्ट्रोपैरेसिस का टर्म इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हम इनडाइजेशन और गैस्ट्रोपैरेसिस को सेम कह सकते हैं या बदहज़मी कोई अलग चीज़ है? एक्चुअली बदहज़मी, इनडाइजेशन ये अलामात हैं। बहुत सी मैदे की बीमारियां इन अलामात के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं, उनमें गैस्ट्रोपैरेसिस भी शामिल है। गैस्ट्रोपैरेसिस एक डिजीज़ है और उसकी जहाँ बहुत सी अलामात हैं तो एक अलामत इनडाइजेशन भी है। इसके अलावा गैस्ट्रोपैरेसिस का मरीज़ मैदे में दर्द, उल्टी, मतली, कॉमन अलामात में आपको मरीज़ हमें अक्सर ये बताते हैं कि जी डॉक्टर साहब मैं खाना खाता हूँ, थोड़ा सा खाना खाया और ऐसा लगता है कि मेरा मैदा भर गया, और खाना खाने के कई देर के बाद, कई घंटों के बाद वॉमिट आती है और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल आता है। तो इवन शुगर्स का फ्लक्चुएट होना, तो ये बहुत सारी अलामात हैं जिनमें बदहज़मी, मैदे का फूल जाना, भारी हो जाना एक अलामत में शामिल है। डॉक्टर साहब, इसकी वजूहात क्या हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें तो सबसे कॉमन तकरीबन शायद 30 to 35% केसेस में तो हमें वजह पता ही नहीं, इडियोपैथिक होती है। लेकिन जो सबसे कॉमनेस्ट नॉन केस, जो वजह जिसमें मालूम है, वो शुगर, डायबिटीज़ और ख़ास तौर पे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। यही वजह है कि हम बीइंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, बीइंग फिजिशियन, वो मरीज़ जो शुगर वाले आके ये अलामात हमारे सामने डिस्कस करते हैं, रखते हैं, तो सबसे पहले गैस्ट्रोपैरेसिस को सोचना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा फिर कुछ छोटी छोटी और वजूहात भी होती हैं। तीसरे नंबर पे शायद सर्जरी, ख़ास तौर पे जिसकी अगर कोई मैदे की सर्जरी हुई हो, जिसमें उसकी मेन नर्व, जिसको वेगस नर्व कहते हैं, अगर वो कट गई हो, वो भी एक कॉमन रीज़न है। फिर छोटी छोटी वजूहात में फिर और बहुत सी वजूहात आ जाती हैं, जिसमें जैसे स्क्लेरोडर्मा, कुछ अद्वियात का इस्तेमाल है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, कोई नार्कोटिक्स हैं, तो वो छोटी रेयर वजूहात हैं। तो मेडिसिन्स की साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी गैस्ट्रोपैरेसिस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने नाम लिए कुछ पेशेंट्स ऐसे जो दर्दों की कुछ अद्वियात बड़े तवातुर से खाते हैं, या डिप्रेशन की अद्वियात कई दफ़ा ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे अद्वियात, ऐसे हर वो दवा जो मैदे की हरकत को स्लो कर देगी, जी, वो गैस्ट्रोपैरेसिस। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इसमें यूँ होता है कि मरीज़ थोड़ा सा खाना खाता है और उसको ऐसा लगता है कि उसका जो मैदा है वो फुल हो गया है, उसको और खाने की ज़रूरत नहीं। तो क्या इसमें ये हो सकता है कि जो लोग चुबा के, अक्सर लोगों में देखा जाता है कि चुबा के नहीं खाते, फ़ौरन से नवाला लिया और मल्टीपल थिंग्स वो कर रहे होते हैं साथ में, जिस तरह फ़ोन यूज़ कर लिया, कुछ और, तो उनका जो माइंड होता है ना, वो इतना चुबाने पर नहीं जाता, उनकी चीविंग पे इतना एक्टिविटी नहीं हो रही होती, इसकी वजह से वो डायरेक्टली निगलते हैं। तो क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, अगर तो उनका मैदा अच्छा है, प्रॉपर काम कर रहा है, तेज खाने से भी उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, वो लोग जिनको गैस्ट्रोपैरेसिस है, शुगर की वजह से है या किसी और वजह से है, उनके लिए हमारी इंस्ट्रक्शंस ये ज़रूर होती हैं कि वो बहुत अच्छी तरह च्यू करके खाएं, थोड़ा थोड़ा
वक्फे वक्फे से बार बार खा लें। ऐसा फूड सिलेक्ट करें जो पहले से मैक्सिमम डाइजेस्टेड प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में हो, बहुत अच्छा पका हुआ हो, बहुत अच्छा गला हुआ हो। तो ये उनके लिए हमारी इंस्ट्रक्शंस ज़रूर होती हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी तशखीस के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअली सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, हमारा एक क्लिनिकल सस्पिशन होता है। डायबिटीज़ का पेशेंट इन अलामात के साथ हमारे पास आ जाता है तो डेफिनेटली हम इसको सोचना शुरू कर देते हैं। कंफर्म करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टेस्ट ज़रूर हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत रेडिली अवेलेबल नहीं है ये टेस्ट, लेकिन खैर उनमें से कुछ टेस्ट हम करवाते हैं और थोड़ी तगोदो से हो भी जाते हैं वो टेस्ट, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हम सिंटीग्राफी एक टेस्ट का नाम है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए स्पेसिफिकली जिसमें बेसिकली पेशेंट को एक ख़ास किस्म की खुराक में वो होता क्या है, खुराक बेसिकली एग वाइट से बनी हुई एक खुराक होती है जिसमें रेडियोएक्टिव कुछ ट्रेस एलिमेंट्स मिक्स करके खिलाए जाते हैं और फिर उसके बाद उसके कुछ थोड़े टाइम के बाद मैदे के इमेजेस ले लिए जाते हैं, जिसमें ये देख लिया जाता है कि वो जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो कितना मैदे ने अच्छे तरीके से उसको आगे की तरफ भेजा है। तो बेस लाइन पे एक इमेज ले लेते हैं 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और फिर 4 घंटे के बाद। तो एक अच्छा मैदा जो है वो 1 से 2 घंटे में अपने कंटेंट्स को आगे भेज देता है। गैस्ट्रोपेरेसिस वाला जो पेशेंट है वो 2 घंटे के अंदर 60% से ज़्यादा कंटेंट अपना आगे नहीं भेज पाता और 4 घंटे तक के बावजूद, जबकि मैदा खाली हो जाना चाहिए बिल्कुल, 10% से ज़्यादा कंटेंट अभी भी मैदे में पड़ा रहता है। तो ये एक डायग्नोस्टिक, वन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत अच्छे टेस्ट दुनिया भर में आ चुके हैं। मिसाल के तौर पे वायरलेस मोटिलिटी कैप्सूल्स हैं जिसके ज़रिए से हम मोटिलिटी को मैयर कर सकते हैं। एक छोटी सी पिल है जो खिलाई जाती है, वो सिग्नल्स भेजती रहती है मैदा, आंतों, उसकी हरकत के बारे में। इसके अलावा एक टेस्ट अब पाकिस्तान में अवेलेबल हो गया है, दैट इज़ ब्रेथ टेस्टिंग। उसमें भी एक ख़ास रेडियो आइसोटोप खिला के तो सांस के ज़रिए से ख़ास किस्म का कार्बन लेबल्ड कार्बन जो है वो रेडियो एक्टिव लेबल कार्बन उसकी मेजरमेंट के ज़रिए से अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं। इसके अलावा हम कई दफ़ा रूल आउट करना चाहते हैं कि भाई कोई आगे कोई रुकावट तो नहीं है, तो उसमें फिर एंडोस्कोपी भी कई दफ़ा हमें हेल्प करती है। तो डॉक्टर साहब, इसकी एहतियाती तदबीर क्या हैं और इसके लिए क्या क्या इलाज है जो करवाए जा सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कॉमनेस्ट कॉज जो हमें मालूम है वो डायबिटीज़। तो सबसे पहला जो मशवरा है वो तो यही होगा कि शुगर को कंट्रोल करें, बहुत अच्छा कंट्रोल करें। जितना अच्छा आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे उतना चांसेस हैं कि आपका जो अंडरलाइन गैस्ट्रोपेरेसिस है वो अच्छा मैनेज हो जाएगा, नंबर 1। दूसरे नंबर पे जो लाइफस्टाइल है, ऐसे मरीज़ों को अपना लाइफस्टाइल में बड़ी अच्छी और वाज़ेह तब्दीलियाँ लानी चाहिए। नंबर 1, उनको जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वक्फे से थोड़ी खुराक ले लें। एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा पेट भर के खाने की कोशिश ना करें। 4 से 5 या 5 से 6 छोटे मील ले लें और उसमें भी प्रेफरेबली उस मील का जो कंटेंट है उसमें ज़्यादा हाई प्रोटीन और हाई फाइबर और हाई फैट कंटेंट वो ना हो। कोशिश करें कि जैसे कच्ची सब्जियां या कच्चे फल ये ज़रा कम हो, क्योंकि इसमें फिर मैदे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। पहले से जितने अच्छी पका हुआ फूड होगा, जितना गला हुआ फूड होगा, जितना सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, जितना प्यूरे की फॉर्म में होगा, उतना उनके लिए ये फूड ज़्यादा ज़ूद हज़म होगा और ईज़िली वो उसको कर सकेंगे। लिक्विड इंटेक बहुत अच्छा रखें। खाना खा के फ़ौरन बैठे या लेट ना जाएं। थोड़ी खाने के बाद लाइट वॉक को अपनी रूटीन बनाएं। तो ये लाइफस्टाइल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ अद्वियात हैं जिनका हम सहारा लेते हैं, जिसमें कुछ ऐसी अद्वियात हमारे पास अब डेफिनेटली मौजूद हैं जो मोटिलिटी को बेहतर करती हैं। कुछ नई अद्वियात भी अब जिसके ऊपर तहकीक हो रही है और सामने भी आ गए हैं कुछ, लेकिन इसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस ऐसे हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ऐसे पेशेंट में फिर हम सर्जिकल इंटरवेंशंस की तरफ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जेनेटिकली भी आते हैं, इनहेरिटेड भी ये ट्रांसफ़र होता है और ये किस स्पेसिफिक एज में होता है या कोई एज लिमिट नहीं है? कॉजेज जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे कॉमनेस्ट तो पता ही नहीं ना, इडियोपैथिक, उसके बाद शुगर आ गया, फिर कोई सर्जरी होगी। जो रेयर कॉजेज हैं उसमें बहुत इनहेरिटेड या कंजेनिटल कॉजेज में बहुत रेयर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हो भी सकता है। खासतौर पे कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज ऐसी हैं जिनके साथ गैस्ट्रोपेरेसिस हो भी सकता है। लेकिन क्योंकि कॉमनेस्ट जैसे बताया इडियोपैथिक या डायबिटीज़, तो ये इसीलिए
जिस एज ग्रुप में ज़्यादा प्रेजेंट करता है वो थोड़ी बड़ी एज ग्रुप है। लाइक कॉमन पेशेंट जो हम देखते हैं वो अराउंड 50-60 इस एज ग्रुप में देखते हैं, और सरप्राइजिंगली फीमेल ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होती है। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, जैसे कि आज गैस्ट्रोपेरेसिस के बारे में डिस्कशन हुआ है और हमें आगाही हुई है कि जो डायबिटीज़ है और बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ जो है, ऐसी बीमारियां हैं जो कि लीड करती हैं गैस्ट्रोपेरेसिस को, तो एहतियाती तदबीर में सबसे अच्छी तो आपकी खुराक और लाइफस्टाइल है, तो उसके ज़रिए आप इस बीमारी को कंट्रोल भी कर सकते हैं और बच भी सकते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे एक अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।